मैं करोड़ों की मालकिन थी। मेरा नाम अपने पति की वजह से काफी मशहूर था। मेरे पति शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो उनके प्यार की, उनके वक्त की, जो उनके पास कभी मिला ही नहीं। वो पैसे के पीछे इधर उधर भागते रहे। मुझे कहते, तुम्हें और क्या चाहिए? सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है, और जो भी कुछ चाहिए वो कह दो, मैं तुम्हें वो भी दिला दूंगा। लेकिन समय की उन्होंने कभी भी बात नहीं की। कई बार तो वो कई कई महीनों तक विदेश में ही रहते थे। बस फोन पर बात करके मुझे तसल्ली दे देते। एक दिन मैं अपने बंगले के बाहर सड़क पर बैठे एक भिखारी को अपने घर ले आई। उस पर मेरी नजर कई दिन पहले से थी। वो अपने पास कुछ जड़ी बूटियां वाले तेल की छोटी छोटी बोतलें रखता था। कुछ भीख मांगकर तो कुछ बोतलों को बेचकर वो कुछ पैसा कमा लेता। मैंने उससे कहा, तुम्हारा ये तेल किस काम का है, मुझे भी बताओ। उसने उस तेल के बारे में बताया। उसने कहा, मैडम, ये अलग अलग तरह से काम में आता है। जोड़ों की दर्द को तो ये जड़ से ठीक कर देता है। शरीर की थकान हो या टेंशन हो तो भी मेरे पास ऐसा तेल है जिससे वो कुछ ही पलों में ठीक हो जाता है। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तेल है जो पति की कमी को पूरा कर सके? वो चुप हो गया। मैंने उसे 10,000 रुपए दिए और कहा, मेरी पूरी बॉडी पर अपने ऐसे तेल का मसाज कर दो जो मेरे सारे शरीर की थकान को मिटा दे। मेरा पति शहर से बाहर था। फिर मैं पेट के बल बिस्तर पर लेट गई और उसे मसाज करने को कहा। मसाज करते करते मैं खुद को काबू में ना रख सकी, क्योंकि मुझे जरूरत थी ऐसे इंसान की जो मेरे अधूरेपन को मिटा दे, और उस इंसान की जगह मैंने उस भिखारी को दे दी थी। वो शरीर से हट्टा कट्टा और करीब 30 साल का होगा। मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं उसके बदले में तुम्हें हर काम मेरी मर्जी से करना होगा। वो खुश हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। कई सालों से तड़पा हुआ वो भिखारी आज इतनी अच्छी बिरयानी कहाँ से छोड़ने वाला था? फिर उसने ऐसा तेल लगाया कि मेरा ही तेल निकाल दिया। मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलती कर चुकी हूँ। लगातार 2 दिनों तक उसने ये दिखा दिया था कि उसके पास भी हुनर है। फिर मैंने उसे 2 दिन बाद 50,000 रुपए दिए और कहा, ये लो, तुमने जो काम किया है उस काम के मैं खुशी से तुम्हें दे रही हूँ। उसका मन जाने को नहीं कर रहा था। दरवाजे पर से वापस हटा और उसने 50,000 रुपए मेरे हाथ में रखे और कहा, तुम्हारे आगे तो ये पैसे कुछ भी नहीं हैं। तुम्हारे पति को सचमुच तुम्हारी कदर ही नहीं। ऐसे पैसों का भी क्या करना जिसे अपनी इतनी सुंदर बीवी की परवाह ही ना हो। जाने से पहले उसने उस रात टेरेस पर ले जाकर मैं तारे गिनती रही, और वो गिनती के साथ साथ सुर से सुर मिलाए हुए था। सचमुच ऐसा अनुभव जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। फिर जब मेरे पति नहीं होते मैं उसे बुलाती और वो तुरंत आ जाता, मेरे अकेलेपन को दूर मिटाने के लिए, और मैं उसकी अब आदी हो चुकी थी। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं अंबाला की रहने वाली हूँ। बड़ी बड़ी आंखें, रंग गोरा, कमर तक लटकते हुए बाल, भारी सीना और कमर ऐसी कि दोनों हाथों में आ जाए। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल और देश विदेश में घूमना, ये तो हम बात थी। मेरे पति के बिजनेस विदेश में भी थे। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो उन्होंने मुझे कई देशों में घुमाया, मुझे अपना वक्त दिया। लेकिन फिर शादी के कुछ ही महीनों बाद वो मुझसे दूर दूर रहने लगे। वो अपने काम की तरफ ज्यादा व्यस्त रहते थे। वो कहा करते थे कि हमें अभी बच्चे नहीं देखने चाहिए, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए मेरे पति का मेरे साथ होना भी तो जरूरी था। लेकिन शादी के 3-4 महीने बाद ही वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे। हर वक्त हर समय भी तो वो मेरे साथ नहीं रह सकते थे। उन्हें कई कई दिनों तक बाहर विदेश में रहना पड़ता, और जब इंडिया वापस आते हैं तो कुछ ही दिनों बाद वो वापस चले जाते हैं। उन कुछ दिनों में वो सुबह से शाम तक लैपटॉप पर अपने काम में लगे रहते हैं, कभी ऑफिस में तो कभी घर पर। मैं इंतजार करते करते सो जाती है।
आधी रात को जब वो काम अपना खत्म करते हैं, उसके बाद वो भी सो जाते हैं। सुबह जब मैं उठाती है, मेरा मूड खराब हो जाता। फिर भी मैं अपने होठों पर स्माइल चिपकाए हुए रहती हैं। बस यही सोचती कि शायद काम करने की वजह से ज्यादा थक गए होंगे। कभी कभार बीच बीच में वो मुझे समय भी देते हैं, लेकिन वो प्यार, वो एहसास मुझे महसूस ही नहीं होता था। वो अपने मन को खुश कर देते, लेकिन मेरे मन का क्या? वो अधूरा ही रह जाता। बस इसी तरह से समय निकलता गया। वो काम में व्यस्त रहते और मैं अपनी तन्हाई में उन पलों को याद करती रहती जब उनका हर पल मेरे साथ होता था। घूमना फिरना अब इन चीजों से परेशान हो चुकी थी। वो तो कहते थे जब विदेश जाते थे कि जहां मन हो ड्राइवर को कहकर चली जाया करना। कई बार मैं चली भी जाती थी, लेकिन मैं अकेले ड्राइव करती थी, क्योंकि जो कमी मेरे पति पूरी कर सकते थे, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। इसलिए किसी को साथ ले जाकर या ना ले जाकर क्या फायदा था। घर में नौकर चाकर भी थे, लेकिन कहीं भी मन नहीं लगता था। हमारे बंगले के साथ ही बगल वाले रोड पर एक आदमी बैठा करता था। उसका नाम था राजू। ये मुझे तब पता चला जब मैं कहीं बाहर जा रही थी और रेड लाइट होने की वजह से मैं अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरी नजर उस पर पड़ी। वह मुझे कुछ अलग सा लगा, ऐसा जिसके चेहरे पर कोई भी खुशी या गम ना हो, जिसे जीने की चाह ना हो और ना ही आंखों में कोई भय। उसके साथ बगल में एक कटोरा रखा था, जिसमें आते जाते लोग पैसे डाल दिया करते थे, और एक तरफ छोटी बड़ी बोतलें रखी थी, और साथ ही एक कागज पर लिखा था, हिमालय की जड़ी बूटियों का तेल। मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को एक तरफ लगाओ। मैं गाड़ी से उतरी और उसके पास चली गई। पता नहीं क्यों मन हुआ था कि उससे बात करूं। मैं उसके पास गई और पूछा, ये किस तरह का तेल है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? शरीर से दिखते भी अच्छे खासे हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते? तेल बेचकर और भीख मांगकर कितना कमा लोगे? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? वह कहने लगा, मैडम, अगर मेरा कोई परिवार होता तो मैं यहाँ सड़क पर नहीं होता, मुझे खाने के लिए नहीं तरसना पड़ता। मैं उसकी बात से थोड़ी सहम गई। फिर शर्मिंदगी भरे शब्दों में कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। क्या तुम्हें अकेलेपन से कोई परेशानी नहीं होती? वह कहने लगा, परेशानी तो होती है मैडम, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी खुद ही जीना सिखा देती है। उसके बाद मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ढेरों सवाल मेरे मन में पैदा हो गए थे। एक अपनी अमीरों वाली जिंदगी को देखकर और दूसरी उस भिखारी वाली जिंदगी को देखकर। मैं शाम तक गुमसुम सी रही। उस भिखारी की बातें मेरे कानों में ऐसे घूमती रही जैसे उन शब्दों में मेरी भी कहानी छुपी हो। उसका तो परिवार भी नहीं था। मेरे पास तो मेरा पति, मेरे माँ बाप सब थे। फिर भी अपनी तन्हाई से बहुत परेशान थी। वह इंसान भी तो मेरी ही तरह है। वह भी जीना चाहता होगा और सब खुशी से जीना चाहते हैं। मैं रात भर अपने मन में बहुत कुछ सोचती रही। अगले दिन मैं पैदल ही उस जगह पर पहुंच गई जहां वह भिखारी बैठा रहता था। मैं उसके पास गई और उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम राजू बताया। दाढ़ी, मूंछों के और सर के बाल काफी लंबे लंबे थे। कपड़े किसी ने उसे दिए थे, क्योंकि वह कपड़े उसके नाप के नहीं थे। उसके शरीर से बिल्कुल टाइट थे। गले के एक दो बटन तो थे ही नहीं। मैं उसे गौर से देख रही थी। उसका शरीर एकदम गठीला था। मैंने उसे कहा, मैं भी यहीं पास में रहती हूँ। अगर मैं तुम्हें कोई काम दूँ तो क्या तुम करोगे? बदले में तुम्हें रहना, खाना और पैसे सब कुछ मिलेगा, वह भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा। वह कहने लगा, ये तो मैडम आप अमीरों वाली बातें कर रही हैं। मैं जो भी कमा रहा हूँ उसी में खुश हूँ। फिर मैंने उसे कहा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे काम के बदले तुम्हें पैसे दूंगी और वह काम तुम ही कर सकते हो। वह कहने लगा, मैडम, मैं एक भिखारी हूँ। मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। साथ ही इन जड़ी बूटियां की जानकारियां भी रखता हूँ, लेकिन शहर के लोग इनकी अहमियत को जानते ही नहीं। मैं भिखारी भला तुम्हारे महलों में कैसे रह सकता हूँ? मैंने उससे कहा, यह अमीरों और गरीबों वाली वश बातें छोड़ो। बस तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलना है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे शब्दों में भारीपन था और साथ ही मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे साथ न जाए। मैं किसी भी कीमत पर उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी।
मेरे अंदर की जो तन्हाई थी उसे तो मैं किसी को भी दूर करने के लिए इशारा कर सकती थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन उस भिखारी के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने उसका सामान उठाया और कहा, तुम्हें अभी चलना होगा। क्या तुम्हें जीने का हक नहीं है? अच्छी जिंदगी जीना कौन नहीं चाहता? हाँ, तो उसका मन भी बदल गया। शायद वह मुझे पहले गलत समझ रहा होगा, लेकिन फिर उसे भी लगा होगा कि मैं उसका भला करना चाहती हूँ। मैं उसे लेकर पास की एक मार्केट में गई। वहां जाकर मैंने उसका सारा हुलिया ठीक किया और अच्छे कपड़े पहनाए। जब वह तैयार होकर और अच्छे कपड़ों में मेरे सामने आया, मैं उसे देखती ही रह गई। एक पल के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई कि यह वही भिखारी है जो कुछ समय पहले कुछ और ही था। अब ऐसा लगता है कि कोई और इंसान है जिसे मैं देख रही हूँ। भिखारी वाला उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पहले मार्केट आते समय वह मुझसे दूर दूर चल रहा था। उसे शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन बाद में मैंने उसे खुद कहा, इतना दूर क्यों चल रहे हो? आकर मेरे साथ चलो। फिर वह मेरे साथ साथ चलने लगा। कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत कुछ कह रहा था। मैं उसे अपने घर ले आई। पहले तो वह घर देखकर अंदर आने से भी घबरा रहा था, लेकिन फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आई। उसने मुझे देखा और कहा, मैडम आपने मेरा हाथ पकड़ा है, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? एक भिखारी को हाथ से पकड़कर घर के अंदर ला रही हो, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैंने उसे कहा, मैं इस बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। कुछ नौकर चाकर हैं, लेकिन वह अपना काम करके सुबह चले जाते हैं। अब शाम को खाना बनाने वाली बाई आकर रसोई का काम संभालेगी। वह पूछने लगा, मैडम आपके पति कहाँ हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, किसी के पास कुछ नहीं होता, फिर भी वह जिंदगी जीना सीख जाता है। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैंने उसे सोफे पर बिठाया और उसके लिए शरबत का गिलास लेकर आई। मैंने उसके साथ ढेर सारी बातें भी की। कुछ उसके बारे में जाना तो कुछ मैंने उसे अपने बारे में बताया। वह मुझे बार बार मैडम कह रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा, देखो मैं भी तन्हाई में जी रही हूँ और तुम भी बिल्कुल अकेले हो। जब भी तुम मुझे मैडम कहते हो तो मुझे अमीरों और गरीबों वाली बू आती है। तुम मुझे अंजलि कह सकते हो। वह घबरा सा गया। ये कैसी बातें कर रही हो मैडम जी तुम? मैंने उठकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, देखो अब से मैडम कहना बंद। फिर वह चुप हो गया। अब मैंने उसकी तेल की उन बोतलों के बारे में पूछा कि वह तेल किस काम का है। उसने मुझे बताया कि वह अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल होता है। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। साथ ही शरीर की थकान हो या मानसिक थकान हो तो भी मेरे पास ऐसा तेल है जो कुछ ही पल में सारी थकान को दूर कर देगा। जब वह मुझे तेल के बारे में बता रहा था, मैं सिर्फ उसके हिलते हुए होठों को देख रही थी। मैंने उसे कहा, राजू क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तेल है जो मेरे पति की कमी को पूरा कर सके? वह कहने लगा, नहीं ऐसा तो कोई तेल नहीं है जो किसी की कमी को पूरा कर सके। लगता है तुम अपने पति को बहुत याद करती हो। मैंने सर झुका लिया, लेकिन उसके ऐसा कहते ही मेरी आंखों से आंसू भी निकल पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मन को हल्का करने की कोशिश की हो। एक अनजान रिश्ता, एक अलग एहसास। उसने मुझे कहा, अंजलि जी, इस तरह के आंसू तो मेरे भी कभी नहीं निकले जिस तरह से तुम्हारी आंखें बरस रही हैं। मैं तो सोचता था कि बड़े बड़े मकान में रहने वाले लोग मन से भी बहुत खुश होते होंगे, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मैंने अपने आंसू पोंछे और उठकर अपने कमरे की अलमारी से 10,000 रुपए लेकर आई। राजू को देते हुए मैंने उसे कहा, ये लो, थोड़े से पैसे बदले में तुम्हें थोड़े बहुत काम करने होंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सिर की अपने इस तेल से मसाज कर दो, क्योंकि मेरे सिर में काफी समय से बहुत तनाव है। इस समय में किसी भी बात को याद करके अपने आप को चिंता में नहीं डालना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम में मेरी सारी चिंताएं दूर कर दो। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? वह चुप रहा। मैंने फिर से कहा, तुमने ही तो कहा था ना कि मेरे पास ऐसी जड़ी बूटियों का तेल भी है जिससे मानसिक थकान भी कुछ ही पलों में दूर हो जाएगी। फिर अब चुप क्यों हो गए? वह कहने लगा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे सर की मसाज किए देता हूँ। मैं सोफे पर बैठ गई और वह अपनी उंगलियों से मेरे सिर पर उन जड़ी बूटियां से मसाज करने लगा। उसकी मोटी मोटी और सख्त उंगलियां मेरे सिर पर ऐसे चल रही थी मानो धीरे धीरे मैं अपने तनाव से मुक्त हो रही हूँ। मेरे पति के सिवा सिर्फ ब्यूटी पार्लर की लड़कियों ने ही मुझे छुआ था।
आज पहली बार किसी और मर्द की उंगलियां मेरे बालों में चलती जा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियों में एक जादू सा था। कुछ ही पलों में मैं काफी हल्का महसूस करने लगी। मैंने उससे कहा, सचमुच तुम्हारी उंगलियों में जादू है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसने मुझसे कहा, अंजलि जी, आपने मुझे इतने पैसे पहले ही क्यों दे दिए? आप महीने पर मुझे तनख्वाह के रूप में पैसे देना। आपने तो काम शुरू करने से पहले ही मुझे मेरी तनख्वाह दे दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राजू, तुम्हारी भी तो कोई इच्छा होगी। इन पैसों से तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना। अगर कम पड़ेंगे तो मुझे और बता देना। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरे बताए हुए काम मेरी मर्जी से करने हैं। वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया, शायद इसीलिए कि पता नहीं मैं उससे कौन से ऐसे काम कराऊंगी। फिर मैंने खुद ही कहा, राजू घबराओ नहीं, मैं तुमसे किसी का खून नहीं करवाऊंगी। इसके अलावा तो बाकी तुम कर ही सकते हो ना। वह कहने लगा, अंजलि जी, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मैं भी पहले डर गया था कि पता नहीं तुम क्या करवाओगी। बस खून करने के अलावा तुम मुझे जो भी काम दोगी मैं खुशी खुशी करूँगा। मैंने अपने बंगले में एक अच्छा सा कमरा, जो अतिथियों के लिए होता था, उसमें उसका सामान रख दिया और कहा, आज से जब भी मेरे पति घर पर नहीं होंगे ये कमरा तुम्हारा होगा। वह कहने लगा, अंजलि जी, लेकिन कभी तो तुम्हारे पति को पता चलेगा कि मैं भी यहाँ रहता हूँ। जब उन्हें पता चलेगा तो फिर क्या होगा? मैं इतना खतरा मोल नहीं ले सकता। यह तो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए भी नहीं। मैं तो सारी उम्र भर जेल में ही सड़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। लेकिन तुम अपने बारे में भी तो सोचो, यह सब ठीक नहीं है। मुझे इस बंगले से बाहर कोई कमरा हो तो वह दे दो, मैं वहां रह लूंगा। वैसे भी तो सड़क में खुले आकाश के नीचे रहता हूँ। मुझे वहां रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। मैंने फिर से उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो, पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब मैं एक सपना देखती हूँ और अपने उस सपने में मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं जो भी काम तुम्हें दूंगी वह तुम्हें करना होगा। कम से कम एक दो दिन के लिए, जब तक मेरे पति घर ना आ जाए, तब तक तो तुम इस कमरे में रह सकते हो। फिर वह मान गया। शाम को मैंने उससे कहा, अच्छे से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, साथ बैठकर खाना भी खाएंगे। वह ना धोकर आ गया। मैंने उसे अपने पति का नाइट सूट पहनने के लिए दिया। मैं उसके अंदर अपने पति की छवि देखना चाहती थी। मैंने उससे कहा, तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे सचमुच मेरा पति घर पर ही हो। वह कहने लगा, अंजलि जी, मुझे अपने पति के साथ कहाँ जोड़ रही हो? कहाँ मैं और कहाँ तुम्हारे पति जो अरबपति हैं। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो। मेरे पति अरबपति हैं, लेकिन मेरे पति नहीं। वह पैसे के पति हैं। उन्होंने तो कई महीनों और साल से कभी मुझे पति का सुख ही नहीं दिया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, राजू, क्या तुम मुझे एक पति का सुख दे सकते हो? उसकी आंखों में चमक आ गई। वह कहने लगा, अंजलि जी, यह कैसे हो सकता है? मैं भला कैसे तुम्हारे पति की जगह ले सकता हूँ? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राजू, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे भी दूंगी। यदि यह ऑफर मैं किसी और को दे देती तो वह खुशी से झूम उठता। उसने कुछ देर सोचा और फिर वह भी तैयार हो गया। मैंने इस पल को कैद करना चाहा। मैंने हम दोनों का खाना टेबल पर रखा और साथ ही 2 गिलास भी। गिलास में ही मैंने अपने पति की महंगी शराब वाली पैक बना दी। आज मैं नशे में डूब जाना चाहती थी। जब हम दोनों को नशा हो गया, मैंने राजू से कहा, राजू, आज से तुम मेरे किराए के पति हो। बस मुझे सुकून दो, चाहे किसी भी तरह। ये सुनते ही भिखारी राजू ने कहा, अंजलि जी, आप जाकर बेड पर लेट जाएं। मैं भी तुम्हें सुकून देने आ रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं और ज्यादा उत्सुक हो गई। मैं अपनी एक हल्की नाइटी पहनकर बेड पर पेट के बल लेट गई। जब राजू आया, उसने आते ही जो किया वह मैं आपको अपनी कहानी के अगले भाग में बताऊंगी। ये लंबी रोमांटिक कहानी है, इसीलिए मैं इस कहानी को 2 भागों में बांट रही हूँ। मेरा अगला भाग भी जल्द ही आने वाला है। यहाँ तक की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक कहानियाँ मिलती रहेगी। जल्द मिलती हूँ कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।